हेलो व्यूअर्स, केबीथिन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 जीवन की चुनौतियों का सामना। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे दबाव की प्रकृति, प्रकार एवं स्रोत, नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके पहले कि आपको ये बताया जाए कि स्ट्रेस क्या होता है, मिलते हैं हम राज से। राज जिसके 12th बोर्ड के एग्जाम्स हैं और सवेरे होने वाले एग्जाम के लिए वो रात में स्टडी कर रहा है। 1 बज गया है और अब वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में वो सुबह 6 बजे का अलार्म लगाता है और सोने की कोशिश करता है। वो समय बहुत ज्यादा टेंशन में है, जिसकी वजह से उसे ठीक से नींद नहीं आ रही। उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि अगर उसे अपने फेवरेट सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले तो उसको वो आगे नहीं ले पाएगा। उसकी तैयारी पूरी नहीं है, इसके लिए वो खुद को दोषी ठहराता है कि उसने पूरा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट में निकाल दिया, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाया। जब वो सुबह उठता है तो उसका सर भारी होता है, वो ठीक से नाश्ता भी नहीं करता और जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचता है। जब वो क्वेश्चन पेपर देखता है तो उसकी हार्ट बीट तेज है, उसके हाथ पसीने से गीले हैं और उसका दिमाग पूरी तरह से खाली है। व्यूवर्स, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने या कई लोगों ने राज की तरह से कभी न कभी एक्सपीरियंस किया होगा, फील किया होगा। लगभग सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम एक चुनौती की तरह से होता है। अब चलते हैं कुछ साल आगे की लाइफ में। आप ये सोचकर देखिए कि अगर आपको अपनी पसंद की जॉब न मिले तो क्या होगा। जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियां आती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी होती है जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई होती है और उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता। या कोई न्यूली मैरिड लड़की जिसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई हो, या वो माता पिता जिनका बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग है। उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना एक चुनौती से कम नहीं है। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो हम ये पाएंगे कि जीवन अपने आप में एक चुनौती है और हम सभी इन चुनौतियों से अपने अपने तरीके से डील करते हैं, उसको फेस करते हैं। कुछ लोग तो चुनौतियों से निपटने में सफल होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो चुनौतियों के सामने हार मान लेते हैं। एक कहावत है कि चुनौती के सामने ही सर्वोत्तम क्षमता का पता लगता है। यानी हमारे अंदर कितनी योग्यता है, हमारी क्या क्षमता है, इसका पता तब चलता है जब हमारे सामने कोई चुनौती आती है। जब हमारे सामने कोई चुनौती आती है तो हम अधिक प्रयास करते हैं, यानी उस चुनौती से निपटने के लिए हम अधिक से अधिक कोशिश करते हैं। और उस चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी सपोर्ट सिस्टम है, उस सपोर्ट सिस्टम और उन सारे संसाधनों को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, यानी चुनौती से निपटने में लगा देते हैं। ये जो चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं, ये सभी चुनौतियां, समस्याएं और कठिन परिस्थितियां हमारे ऊपर एक दबाव डालती हैं, स्ट्रेस डालती हैं। और अगर हम दबाव को ठीक से मैनेज कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में सरवाइव कर जाते हैं। ये दबाव बिजली की तरह से होते हैं। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरीके से ये बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ को इजी बनाती है, क्योंकि हमारे पास जो भी उपकरण होते हैं उनमें से बहुत सारे उपकरण बिजली से चलने वाले होते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट अगर सही मात्रा में आता है तो मशीन्स ठीक तरीके से काम करती हैं, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा बहुत तेज हो तो ऐसे में सारे बिजली के उपकरण खराब हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से जो दबाव होते हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस अगर मॉडरेट लेवल पर हो, मध्यम स्तर का हो, तो हमारे अराउजल में वृद्धि करता है और हमारे परफॉर्मेंस को अच्छा करता है। लेकिन अगर यही स्ट्रेस अधिक तीव्र हो तो उससे न केवल परफॉर्मेंस खराब होता है, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। उच्च स्तर का दबाव व्यक्ति में अप्रीतिकर प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी अनप्लीजेंट इफेक्ट व्यक्ति पर डालता है और उसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। और अगर यही दबाव बहुत कम स्तर का हो तो व्यक्ति उदासीन रहता है, यानी एफर्टलेस हो जाता है, किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता, क्योंकि निम्न स्तर का दबाव निम्न स्तर की अभिप्रेरणा का अनुभव करा सकता है। निम्न स्तर की प्रेरणा जब व्यक्ति मोटिवेटेड नहीं होता, और जब व्यक्ति मोटिवेटेड नहीं होता, अभिप्रेरणा का अनुभव नहीं करता, तो व्यक्ति धीमी गति से और कम दक्षता पूर्वक परफॉर्मेंस
करता है। इस तरीके से हमने देखा कि उच्च स्तर का दबाव भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है और निम्न स्तर का दबाव भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। उच्च स्तर के दबाव में जहां व्यक्ति का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, वहीं निम्न स्तर के दबाव में व्यक्ति एफर्टलेस हो जाता है, यानी प्रयास ही नहीं करता, कोशिश नहीं करता, क्योंकि मोटिवेशन फील नहीं करता। अब बात करते हैं दबाव के उस स्तर की, यानी स्ट्रेस का वो लेवल जो व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है और उसकी वजह से व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस होता है वो चोटी के स्तर का होता है, यानी हाई लेवल का परफॉर्मेंस होता है। इस मॉडरेट लेवल के स्ट्रेस की वजह से व्यक्ति की अचीवमेंट में वृद्धि होती है और साथ ही साथ व्यक्ति के लाइफ में जो संकट आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो मैनेज कर पाता है। दबाव के इस स्तर को यूस्ट्रेस कहा जाता है। यूस्ट्रेस यानी दबाव का वो स्तर जब व्यक्ति का परफॉर्मेंस हाई लेवल का होता है और विभिन्न क्राइसिस को वो आसानी से मैनेज कर पाता है। लेकिन ये यूस्ट्रेस अक्सर डिस्ट्रेस यानी व्यथा में बदल जाता है। जब हम अतिरिक्त दबाव महसूस करने लगते हैं तब यूस्ट्रेस डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है और तब व्यक्ति की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इस तरीके से दबाव का वर्णन हम किसी प्राणी के द्वारा किसी उद्दीपक घटना के प्रति रिस्पॉन्स के पैटर्न के रूप में कर सकते हैं। यानी कोई प्राणी किसी भी उद्दीपक घटना यानी वो उद्दीपक या वो घटना जिसके कारण स्ट्रेस उत्पन्न होने की संभावना है, तो उस उद्दीपक घटना के प्रति रिस्पॉन्स का जो पैटर्न है उसे दबाव कहते हैं। और ये जो दबाव होता है वो व्यक्ति की साम्यावस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है। साम्यावस्था यानी जब व्यक्ति शांत है, सामान्य अवस्था में है, तब व्यक्ति की इस साम्यावस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है और ये स्ट्रेस व्यक्ति की सहन करने की या सामना करने की क्षमता से ज्यादा होता है। इस डेफिनेशन में 3 बातें कही गई हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी चुनौती का सामना करने के लिए जो रिस्पॉन्सेस करता है वो रिस्पॉन्सेस एक ही पैटर्न में होते हैं, यानी हर व्यक्ति एक खास तरीके से रिस्पॉन्स करता है जब उसके सामने कोई चुनौती आती है। दूसरी बात ये कही गई है कि ये जो स्ट्रेस होता है ये व्यक्ति के साम्यावस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है, यानी व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में होता है, उस नॉर्मल कंडीशन में डिस्टरबेंस या व्यवधान या उथल पुथल उत्पन्न करता है ये दबाव। और तीसरी चीज ये कही गई है कि ये जो स्ट्रेस होता है ये व्यक्ति के सामना करने की क्षमता से ज्यादा होता है। दबाव के अर्थ को अगर हम समझें तो दबाव, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्ट्रिक्टस से हुई है। इस स्ट्रिक्टस का अर्थ होता है तंग या संकीर्ण, और वर्ब की बात करें तो स्ट्रिंगर, और इस स्ट्रिंगर का अर्थ होता है कसना। ये स्ट्रिक्टस या स्ट्रिंगर जिसका अर्थ तंग, संकीर्ण या कसना है, ये इसलिए आया क्योंकि जब हम दबाव की अवस्था में होते हैं तो हम अपनी मांसपेशियों और सांस में एक कसावट महसूस करते हैं, यानी एक टाइटनेस महसूस करते हैं। तो इस तरीके से जो कसावट या संकुचन की आंतरिक भावना है जिसे हम फील करते हैं, उसी को रिफ्लेक्ट करता है ये वर्ड स्ट्रिक्टस या स्ट्रिंगर। दबाव हमारे आसपास के वातावरण की वो घटना है जो व्यक्ति के लिए विघटनकारी होती है। विघटनकारी यानी व्यक्ति जो होता है वो शारीरिक मानसिक रूप से टूट जाता है। दबाव कारक क्या होते हैं? दबाव कारक जिन्हें इंग्लिश में स्ट्रेसर कहते हैं, वे घटनाएं हैं जो हमारे शरीर में दबाव उत्पन्न करती हैं, यानी वो घटनाएं जिनकी वजह से हमारे शरीर में दबाव उत्पन्न होता है उन्हें स्ट्रेसर या दबाव कारक कहते हैं। ये घटनाएं शोर, भीड़, खराब संबंध या स्कूल या ऑफिस में होने वाली रोजाना की घटनाएं हो सकती हैं। ये जो स्ट्रेसर होते हैं या दबाव कारक होते हैं, उनके प्रति हम जो रिएक्ट करते हैं उसको तनाव या स्ट्रेन कहा जाता है। मान लीजिए आप पढ़ना चाह रहे हैं और आसपास बहुत शोर है। शोर एक स्ट्रेसर है, यानी दबाव उत्पन्न करने का कारक है। शोर की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसके प्रति आपका जो रिएक्शन होगा वो स्ट्रेन या तनाव कहलाएगा। आप झुंझला सकते हैं,
आपको गुस्सा आएगा, आप बेचैन महसूस करेंगे। हैंस सेलिये, जिन्हें आधुनिक दबाव शोध का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने स्ट्रेस पर बहुत सारी रिसर्चेस की, बहुत सारी स्टडीज की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च कहा जाता है। इन्होंने दबाव को इस तरह से परिभाषित किया है कि किसी भी मांग के प्रति शरीर की अविशिष्ट अनुक्रिया है। मांग यानी यहाँ पर संकट, प्रॉब्लम, स्ट्रेसर, ये सभी मांग है, क्योंकि ये हमसे एडजस्टमेंट की मांग करते हैं, समायोजन की मांग करते हैं। तो किसी भी मांग के प्रति हमारे शरीर की अविशिष्ट अनुक्रिया, अविशिष्ट यानी सामान्य अनुक्रिया, अविशिष्ट जो स्पेसिफिक ना हो, विशेष ना हो, वो सामान्य है। तो एक सामान्य रिएक्शन है हमारे शरीर का किसी मांग के प्रति। हमारी लाइफ में कोई भी चुनौती आई तो उसके प्रति हमारा शरीर किस तरह से रिएक्ट करता है, और ये रिएक्शन जनरली सामान्य होता है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि सेलिये का ये मानना है कि खतरे का कारण चाहे कोई भी हो, यानी किसी भी तरह का खतरा हो, उसका कारण चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है वो समान होता है, यानी सेम तरीके से व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है जब उसके सामने कोई खतरा आता है। खतरे के सामने व्यक्ति सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न के रूप में रिस्पॉन्स करता है। हैंस सेलिये की इस बात पर बहुत सारे रिसर्चर बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनका ये मानना है कि दबाव के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है वो उतना भी सामान्य नहीं होता जितना कि सेलिये ने कहा है। अलग अलग दबावों के प्रति व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है, और कई बार लोगों के जो रिस्पॉन्स होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के हो सकते हैं, यानी खास तरीके के हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति हमेशा हर खतरे या हर चुनौती के सामने सेम एक ही तरीके से रिस्पॉन्स करे। हम में से हर व्यक्ति सिचुएशन को अपनी तरह से देखता है, अपने नजरिए से समझता है, और उस खतरे का सामना करने के लिए हमारे पास कितनी क्षमता है, हम कितने योग्य हैं कि हम उस खतरे का सामना कर सके, इसका परसेप्शन ही इस बात को निर्धारित करता है कि हम दबाव महसूस कर रहे हैं या नहीं। यानी व्यक्ति के पास अगर पर्याप्त साधन है उस खतरे से निपटने के लिए, उस चुनौती से निपटने के लिए, तो व्यक्ति दबाव कम महसूस करता है या नहीं महसूस करता। वहीं अगर व्यक्ति ये देखता है कि जो चुनौती या खतरा उसके सामने है उससे निपटने के लिए उसके पास क्षमता नहीं है, वो इस योग्य नहीं है, या फिर उसके पास संसाधन नहीं है, तो व्यक्ति ज्यादा दबाव महसूस करता है। दबाव सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आइए इस डायग्राम की मदद से हम स्ट्रेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेस का कारण देखते हैं। स्ट्रेस का कारण बाह्य हो सकता है या आंतरिक हो सकता है, और स्ट्रेस के कारण यानी स्ट्रेस जिस भी वजह से हो रहा है उसे स्ट्रेसर यानी कि प्रतिबलक कहते हैं। ये बाह्य या आंतरिक कारक क्या है, आगे हम इसको अभी डिटेल में समझेंगे। जब स्ट्रेस आता है, चाहे वो बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, तो उसकी वजह से व्यक्ति में कुछ शारीरिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं। तो स्ट्रेस में व्यक्ति की आंतरिक दशा क्या होती है, व्यक्ति स्ट्रेसर यानी दबाव के जो कारक हैं उनके प्रति किस तरीके से रिएक्ट करता है, शारीरिक तरीके से और मनोवैज्ञानिक तरीके से। जैविक तरीके से मान लीजिए हार्ट बीट बढ़ जाए व्यक्ति को पसीना आने लगे, घबराहट होने लगे, तो ये दबाव कारक के प्रति यानी दबाव के प्रति व्यक्ति की जैविक प्रतिक्रिया है। और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया यानी काम में गलती होने लगे, व्यक्ति से गलत डिसीजन लेने लगे, तो ये इस तरीके से और भी बहुत सारी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। और इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं या रिएक्शंस होते हैं वो दबाव के अनुभव को जन्म देते हैं। दबाव के अनुभव यानी जब हम स्ट्रेस फील करने लगते हैं, यहाँ पर व्यक्ति दबाव की परिस्थिति में या तो सामना करता है या फिर अपनी रक्षा करता है, यानी पलायन करता है। अब स्ट्रेस का परिणाम क्या होता है, जब व्यक्ति चुनौती का सामना करता है तो वो या तो चुनौती पर विजय प्राप्त करता है यानी सफल होता है, या फिर व्यक्ति तनाव लेता है और बीमार हो जाता है। क्लियर है कि जब स्ट्रेस आता है उसके क्या कारण है, उससे व्यक्ति में कौन से चेंजेस आते हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, और स्ट्रेस के परिणाम क्या होते हैं। दबाव एक गत्यात्मक मानसिक संज्ञानात्मक अवस्था है। गत्यात्मक क्योंकि दबाव जो होता है वो जीवन पर्यंत आता रहता है। लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं रहती है,
लाइफ में अप डाउन्स लगे रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। रोजेस के साथ में कांटे भी होते हैं। तो दबाव एक गत्यात्मक अवस्था है, और ये कैसी गत्यात्मक अवस्था है? मानसिक एवं संज्ञानात्मक। मानसिक संज्ञानात्मक यानी जब व्यक्ति दबाव को किस तरीके से समझता है, दबाव को किस तरीके से लेता है, और ये दबाव समस्थिति को विघटित करता है। समस्थिति यानी जो हमारी नॉर्मल कंडीशंस होती है, सामान्य अवस्था होती है, उस सामान्य अवस्था को ये विघटित कर देता है। इसकी वजह से डिसबैलेंस या असंतुलन उत्पन्न होता है, और इस बात की जरूरत होती है कि इस असंतुलन को फिर से सामान्य अवस्था में लाया जा सके। यानी असंतुलन को दूर करके व्यक्ति फिर से समस्थिति में, और इस इम्बैलेंस को दूर करके फिर से समस्थिति यानी सामान्य अवस्था को लाने की जरूरत होती है। व्यक्ति दबाव को किस तरीके से देखता है, किस तरह से उसका प्रत्यक्षण करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति घटनाओं का संज्ञानात्मक मूल्यांकन किस तरीके से करता है, और उससे निपटने के लिए उसके पास कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। लेज़ारस और उनके सहयोगियों ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे दबाव का संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को आगे विस्तार से समझा जाएगा। दबावपूर्ण परिस्थिति में कोई व्यक्ति किस प्रकार से रिएक्शन देता है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो दबाव वाली घटनाओं को किस तरीके से परसीव कर रहा है, यानी किस तरीके से उन्हें समझ रहा है, उनकी व्याख्या किस तरीके से कर रहा है, और उसका मूल्यांकन किस तरीके से। दबावपूर्ण परिस्थिति में कोई व्यक्ति किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति दबावपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षण, व्याख्या और मूल्यांकन किस तरीके से कर रहा है। लेज़ारस ने 2 प्रकार के मूल्यांकन बताए हैं: प्राथमिक मूल्यांकन प्राइमरी अप्रेजल और द्वितीयक मूल्यांकन सेकेंडरी अप्रेजल। बात करते हैं प्राथमिक मूल्यांकन की। तो प्राथमिक मूल्यांकन में व्यक्ति चुनौती का प्रत्यक्षण करता है। वो ये देखता है कि जो भी चुनौती है वो चुनौती किस तरीके की है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। पॉजिटिव यानी व्यक्ति हो सकता है उस चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा हो, जिसमें वो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को साबित कर सकता है। यानी वो चुनौती जिससे व्यक्ति अपने आप को दुनिया के सामने साबित कर सकता है, तो वो उसे पॉजिटिव वे में ले रहा है या नेगेटिव वे में ले रहा है। यानी उसे ऐसा लग रहा है कि जो चुनौती है उसकी वजह से उसे कोई खतरा हो सकता है, उसका कोई नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से व्यक्ति चुनौती को किस तरीके से मूल्यांकन कर रहा है। जब व्यक्ति चुनौती को नकारात्मक रूप से मूल्यांकन करता है, तो वो ये देखता है कि उस चुनौती के कारण अब तक कितनी हानि हो चुकी है। तो जो ये हानि का मूल्यांकन होता है, इसे नुकसान कहते हैं, और भविष्य में और कितनी हानि हो सकती है, उसका मूल्यांकन खतरा कहलाता है। तो प्राथमिक मूल्यांकन में व्यक्ति ये देखता है कि जो चुनौती है वो उसके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लाभदायक है या नुकसानदायक है, इसका मूल्यांकन करता है। उसके बाद आती है बात द्वितीयक मूल्यांकन की, सेकेंडरी अप्रेजल की। तो द्वितीयक मूल्यांकन में व्यक्ति ये देखता है कि वो चुनौती या खतरे का सामना करने के कितना योग्य है, क्या उसके अंदर क्षमता है कि वो चुनौती का सामना कर सकता है, और उसके पास क्या संसाधन मौजूद है जिनसे वो चुनौती का सामना कर सकता है। यहाँ वो ये देखता है कि जो भी घटना घटी है, यानी जो चुनौती आई है, वो चुनौती से जो नुकसान होने वाला है या जो खतरा है, उससे निपटने के लिए क्या उसके पास पर्याप्त संसाधन है। ये संसाधन क्या क्या हो सकते हैं? ये संसाधन मानसिक, शारीरिक, वैयक्तिक और सामाजिक हो सकते हैं। यानी संकट से निपटने के लिए व्यक्ति के पास पॉजिटिव एटीट्यूड, हेल्थ, स्किल, सोशल सपोर्ट अगर अवेलेबल है तो व्यक्ति दबाव का अनुभव कम करेगा। ठीक इसके विपरीत अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, उसके पास समस्या से निपटने का कौशल नहीं है और ना ही उसके पास सोशल सपोर्ट है, तो ऐसे में व्यक्ति, हालांकि ये मूल्यांकन आत्मनिष्ठ होते हैं और अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। एक कारक ये कि व्यक्ति के पास ऐसी दबावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने का क्या पास्ट एक्सपीरियंस है। अगर व्यक्ति इसके पहले दबावपूर्ण परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निपट चुका है तो वो इन चुनौतियों को, इन दबावों को कम खतरनाक मानेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर व्यक्ति ने इसके पहले इस तरह की चुनौतियों का सामना करने में असफलता पाई है तो उसके लिए ये परिस्थितियां ज्यादा खतरनाक होंगी। इसी तरह दूसरा कारक ये है कि क्या दबाव उत्पन्न करने वाली घटना
नियंत्रणीय है, यानी व्यक्ति उस पर कंट्रोल कर सकता है, व्यक्ति के कंट्रोल में है। अगर ये व्यक्ति को लगता है कि सिचुएशन उसके अंडर कंट्रोल में है तो व्यक्ति कम दबाव का अनुभव करेगा। लेकिन व्यक्ति को अगर लगता है कि चुनौती या खतरा उसके कंट्रोल के बाहर है, उससे निपटना उसके बस की बात नहीं है, तो ऐसे में व्यक्ति ज्यादा दबाव का अनुभव करेगा। दबाव में उन सभी पर्यावरण और व्यक्तिगत घटनाओं को शामिल किया जाता है जो किसी व्यक्ति के कुशल क्षेम में चुनौती या खतरा होते हैं। कुशल क्षेम यानी वेलबींग, व्यक्ति के ठीक ठाक रहने में। तो दबाव के अंदर वो सभी वातावरण संबंधी और व्यक्तिगत घटनाएं होती हैं जिससे व्यक्ति के कल्याण को चुनौती मिलती है या खतरा होता है, यानी ये घटनाएं व्यक्ति के लिए खतरा होती हैं, व्यक्ति के लिए संकट होती हैं। इन्हें दबाव कारक कहते हैं। तो ये जो दबाव कारक या स्ट्रेसर होते हैं, ये स्ट्रेसर बाह्य हो सकते हैं जैसे पर्यावरणीय, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। पर्यावरणीय जैसे शोर, वायु प्रदूषण आदि। सामाजिक जैसे पारिवारिक झगड़े, किसी दोस्त से दोस्ती टूट जाना या फिर अकेलापन। या ये मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं जैसे फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट आदि, जो कि व्यक्ति के भीतर होते हैं। ये जो दबाव कारक होते हैं, इन दबाव कारकों या स्ट्रेसर्स की वजह से विभिन्न प्रकार की दबाव प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रिस्पॉन्स करता है। ये रिस्पॉन्स शरीर क्रियात्मक हो सकते हैं, व्यवहारात्मक हो सकते हैं, संवेगात्मक हो सकते हैं या संज्ञानात्मक हो सकते हैं। स्ट्रेस में आने पर व्यक्ति जो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर दिखाता है या शरीर से जो रिस्पॉन्स करता है, उसमें अराउजल, भाव प्रबोधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाव प्रबोधन यानी एक प्रकार की बेचैनी जो स्ट्रेस के सिचुएशन में होती है, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि हम स्ट्रेस में हैं। यहाँ पर हाइपोथैलेमस दो पथों पर क्रिया करता है। प्रथम पथ में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शामिल होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं को बिना किसी प्रयास के स्वतः ही करता रहता है, जैसे ब्लड प्रेशर, सांस लेना, डाइजेशन, हार्ट बीट्स वगैरह। एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि, जब हम स्ट्रेस के सिचुएशन में होते हैं तो हमारे बॉडी की एड्रिनल ग्लैंड ब्लड में बड़ी मात्रा में कैटेकोलामाइंस, जिसमें दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एप्नेफ्रीन और नॉरएप्नेफ्रीन, को रिलीज कर देती है। कैटेकोलामाइंस एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है। ये हार्मोन उस समय निकलते हैं जब व्यक्ति तनाव में या भावनात्मक दबाव की अवस्था में होता है। कैटेकोलामाइंस में दो तरह के हार्मोन होते हैं, एप्नेफ्रीन और नॉरएप्नेफ्रीन। इनकी वजह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ये हार्मोन शरीर को दो तरह की क्रियाओं के लिए तैयार करता है, फाइट या फ्लाइट, यानी या तो खतरे का सामना करो या फिर खतरे से पलायन करो, यानी वहां से भाग जाओ। द्वितीय पथ या दूसरा पाथ जो है वो उसके अंतर्गत पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है, ये कार्टिसोल का स्राव करवाती है। कार्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है, लेकिन इसके स्राव को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। कार्टिसोल जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, यानी स्ट्रेस की सिचुएशन में, दबाव की परिस्थिति में यह हार्मोन निकलता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड इस बात का निर्देश देती है तब एड्रिनल ग्लैंड कार्टिसोल का स्राव करती है। ये जो कार्टिसोल होता है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो जब हम चिंता, तनाव या डिप्रेशन में होते हैं तब कार्टिसोल का स्राव बढ़ जाता है। ये कार्टिसोल हमें एनर्जेटिक बनाता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं की। संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं जिसमें दबाव की अवस्था में नकारात्मक संवेग उत्पन्न होते हैं। नकारात्मक संवेग जैसे भय, चिंता, उलझन, क्रोध, अवसाद यानी डिप्रेशन। व्यवहारात्मक अनुक्रियाएं जो कि अनगिनत हैं। अगर हम दो सामान्य व्यवहारात्मक अनुक्रियाओं की बात करें तो संघर्ष, पलायन। संघर्ष यानी दबाव का मुकाबला करना और पलायन यानी खतरे से पीछे हट जाना। लेकिन इन दोनों ही तरह की अनुक्रियाओं में किस तरीके से व्यक्ति रिएक्ट करता है ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है, इसीलिए व्यवहारात्मक अनुक्रियाएं असंख्य होती हैं। संज्ञानात्मक अनुक्रियाएं यानी व्यक्ति इस बात का ज्ञान प्राप्त करता है, व्यक्ति इस बात को समझता है कि जो चुनौती है या जो स्ट्रेस है वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है या कितना खतरनाक है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं आती हैं, जैसे ध्यान केंद्रित
केंद्रित न कर पाना। जब हम स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं तो हम काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसके अलावा अंतर्वेदी विचार आते हैं। अंतर्वेदी विचार यानी ऐसे विचार जिनकी वजह से व्यक्ति को डर, बेचैनी और चिंता होती है। ऐसे अंतर्वेदी विचार पुनरावृत्ति के रूप में आते हैं, यानी बार बार व्यक्ति के दिमाग में इस तरह के ख्याल आते हैं। जिन दबावों को व्यक्ति महसूस करता है वे दबाव तीव्रता में कैसे हैं, यानी कम तीव्र या अधिक तीव्र हैं। उनकी अवधि यानी ड्यूरेशन कैसी है, वो अल्पकालिक है यानी कम समय के लिए व्यक्ति के सामने आए हैं, या दीर्घकालिक है यानी लंबे समय तक व्यक्ति के सामने हैं। वो कितने जटिल हैं यानी कितने कॉम्प्लेक्स हैं, कम जटिल भी हो सकते हैं और अधिक जटिल भी हो सकते हैं। और उनकी भविष्य कथनीयता, प्रेडिक्टेबिलिटी कैसी है, यानी वो अचानक से आ गए हैं या फिर उनके बारे में पहले से अनुमान था। कुछ खतरे ऐसे होते हैं जिनका हमें पता होता है, अंदाजा होता है कि उनका सामना हमें करना पड़ेगा, और कुछ खतरे या कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जो अचानक से व्यक्ति के सामने आ जाती हैं। वे दबाव या वे चुनौतियां जो अधिक तीव्र होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं यानी पुराने लंबे समय तक चल रहे होते हैं, जटिल होते हैं और अचानक से सामने आते हैं, वे अधिक नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने वाले होते हैं। यानी उनके जो परिणाम होते हैं, इफेक्ट होते हैं, वो ज्यादा नेगेटिव होते हैं, बजाय उन दबावों के जो कि कम तीव्र होते हैं, कम समय के लिए उत्पन्न होते हैं, कम जटिल होते हैं और जिनके बारे में हमें पहले से अंदाजा होता है। कोई व्यक्ति दबाव का कितना अनुभव करेगा ये उसके फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। यानी व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो दबाव को कम महसूस करेगा, लेकिन वहीं जिन लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य खराब है, यानी जो बीमार हैं, दुर्बल शरीर वाले हैं, यानी कमजोर शरीर के हैं, वो व्यक्ति दबाव ज्यादा महसूस करते हैं बजाय उन लोगों के जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है और जो शरीर से पावरफुल होते हैं, इन्हें स्ट्रेंथ होती है जिनमें। अब हम बात करते हैं व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की। मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जैसे मानसिक स्वास्थ्य, यानी व्यक्ति मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है और कितना मेंटली स्ट्रांग है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, यानी उसका नेचर किस तरह का है, और उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट किस तरीके का है। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी व्यक्ति का खुद की योग्यताओं और गुणों के बारे में जो विचार होता है, आइडिया होता है, उसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। व्यक्ति का अपनी योग्यताओं और अपने गुणों के बारे में अगर सकारात्मक विचार है यानी पॉजिटिव थिंकिंग है तो व्यक्ति कम दबाव महसूस करता है, लेकिन अगर व्यक्ति का सेल्फ कॉन्सेप्ट नकारात्मक यानी नेगेटिव है तो व्यक्ति दबाव का अधिक अनुभव करता है। इसी तरह वे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं और मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो दबाव परिस्थितियों को यानी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। वहीं जो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं वो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ यानी वो कल्चरल बैकग्राउंड जिसमें व्यक्ति रहता है। हर व्यक्ति किसी कल्चर को फॉलो करता है और उस कल्चर के कारण ही उसकी एक जीवन शैली होती है, और इस जीवन शैली के कारण जो कि कल्चर से आ रही है, व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में यानी दबाव वाली सिचुएशंस में किस तरह से रिएक्ट करेगा ये डिपेंड करता है। यानी व्यक्ति विभिन्न दबाव परिस्थितियों में किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा ये कहीं न कहीं उसके कल्चर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा व्यक्ति कितने दबाव का अनुभव करेगा ये इस पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति के पास संसाधन कितने उपलब्ध हैं। संसाधन यानी रिसोर्सेज जिनसे व्यक्ति चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सकता है, जैसे धन, व्यक्ति का सोशल स्किल यानी सामाजिक तौर तरीके, दबाव से सामना करने की शैली यानी व्यक्ति किस तरीके से दबावपूर्ण परिस्थिति से डील करता है, उससे निपटता है। इसके अलावा व्यक्ति के पास कितना सोशल सपोर्ट है, उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आदि दबाव के समय या संकट के समय उसके साथ खड़े हैं या नहीं। इन सब से निर्धारित होता है कि व्यक्ति दबावपूर्ण परिस्थिति का मूल्यांकन किस तरीके से करेगा। यानी वो व्यक्ति जिनके पास धन यानी रुपया पैसा होता है, इसके साथ ही साथ उनके पास वो स्किल है जिससे वो चुनौतियों से निपट सकते हैं और चुनौतियों का सामना करने का तरीका उन्हें आता है। इसके अलावा उनका परिवार, उनके जानने वाले समस्या के समय में उनके साथ खड़े रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में व्यक्ति कम दबाव का अनुभव करेगा। वहीं इसके विपरीत
जब व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता, इसके अलावा उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने का ना तो कौशल होता है और ना ही तरीका आता है, या समस्या के समय उनको सपोर्ट नहीं मिलता, तब वो दबाव का ज्यादा अनुभव करते हैं। दबाव के संकेत और लक्षण। जब व्यक्ति दबाव का सामना करता है तो व्यक्ति में कुछ संकेत या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये संकेत और लक्षण हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति दबाव की परिस्थिति में अलग तरह से रिएक्ट करता है, और प्रत्येक व्यक्ति दबाव की परिस्थिति में अलग तरह से क्यों रिस्पॉन्स या रिएक्ट करता है, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी अलग होती है। हर व्यक्ति का पालन पोषण अलग अलग परिस्थितियों में या पर्यावरण में हुआ होता है, और उनके लाइफ के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। दबावपूर्ण परिस्थिति में व्यक्ति जिस तरह से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है, उन संकेतों को या उन लक्षणों को कुछ व्यक्ति तो पहचानते हैं। उन्हें ये पता होता है कि दबावपूर्ण परिस्थिति में वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, और उनमें जिस तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, यानी उनके बिहेवियर में चेंज आना, इमोशंस में चेंज आना, ये जो लक्षण होते हैं वो लक्षण कितने गंभीर हैं और किस टाइप के हैं, ये व्यक्ति को पता होता है। व्यवहार में जिस तरह के परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि समस्या कितनी गहन है, कितनी गंभीर है। दबाव की परिस्थिति में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो शारीरिक, संवेगात्मक और व्यवहारात्मक होते हैं। शारीरिक लक्षणों की बात की जाए तो सर दर्द, कमर में दर्द, पेट का खराब होना, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियां, ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। संवेगात्मक लक्षण जैसे व्यक्ति का बार बार मूड चेंज होना, बहुत ज्यादा बेचैन रहना, चिंता यानी एंजाइटी, भय, अवसाद यानी डिप्रेशन और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, ये दिखाई पड़ता है। व्यवहारात्मक लक्षणों की बात की जाए तो व्यक्ति अपने काम में फोकस नहीं कर पाता, कई बार गलत डिसीजन लेता है, वो चीजों को भूल जाता है और स्कूल या ऑफिस में वो रेगुलर प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी आती है, उसकी नींद में कमी आती है, कई बार खाने में अरुचि, और व्यक्ति विभिन्न प्रकार की दवाइयों का सेवन करने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं दबाव के प्रकार की। तो दबाव मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: भौतिक एवं पर्यावरणीय दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव तथा सामाजिक दबाव। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक एवं पर्यावरणीय दबाव की। भौतिक दबाव यानी वो दबाव जिसके कारण व्यक्ति की शारीरिक दशा में परिवर्तन आता है। जैसे व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा काम करता है, या फिर उसके शरीर में पोषण की कमी हो जाती है, या किसी तरह की चोट लग जाती है, या व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती। इन सारी परिस्थितियों में व्यक्ति जब दबाव का अनुभव करता है तो इस तरह का दबाव भौतिक दबाव कहलाता है। पर्यावरणीय दबाव वो दबाव होते हैं जो हमारे पर्यावरण से यानी हमारे आसपास के परिवेश से आते हैं। हमारे परिवेश की वो दशाएं जिनको कि हम टाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते, जैसे वायु प्रदूषण, भीड़, शोर, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी जब पड़ती है या फिर सर्दियों में पड़ने वाली सर्दी, इनको आप टाल नहीं सकते और कई बार इनकी वजह से दबाव का अनुभव व्यक्ति करता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी दबाव उत्पन्न होता है, जैसे आग, भूकंप, बाढ़। मनोवैज्ञानिक दबाव वो दबाव हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। इस तरह के दबाव के जो स्रोत होते हैं यानी सोर्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं, आंतरिक होते हैं। जब हम किसी समस्या के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो इन सब की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है। यानी ये स्ट्रेस के लक्षण तो है ही हैं, साथ ही साथ इनकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता भी है। मनोवैज्ञानिक दबाव मुख्य रूप से कुंठा, द्वंद्व और आंतरिक सामाजिक दबाव के कारण होता है। सबसे पहले बात करते हैं कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन की। तो फ्रस्ट्रेशन उस समय उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति यानी सिचुएशन हमारी जरूरत के पूरा होने में यानी जो हमारे मोटिव्स हैं उनको फुलफिल होने में बाधा पहुंचाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा लक्ष्य हमें नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 11th में मैथ लेना चाहता है, लेकिन हाई स्कूल में उसके मैथ में कम मार्क्स आए हैं। कम मार्क्स की वजह से बच्चा अपना मनपसंद विषय नहीं ले पा रहा है, या मैथ की टीचर ने डिसाइड किया है कि 80% से कम मार्क्स वाले बच्चे को मैथ नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में बाधा आ रही है, या किसी परिस्थिति की वजह से हो सकता है या किसी व्यक्ति की वजह से हो सकता है। द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट
तब होता है जब 2 या 2 से अधिक ऐसी आवश्यकताएं या प्रेरणाएं सामने आती हैं जिनमें से दोनों को फुलफिल करना संभव ना हो। उस समय जो मानसिक संघर्ष होता है उसे द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी करना चाहता है, लेकिन नौकरी के साथ साथ वो अपनी स्टडी भी जारी रखना चाहता है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को ही उसे चुनना होगा। तो इस समय 2 ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनमें से किसी एक को ही व्यक्ति को चुनना होगा। तो उसके मस्तिष्क में जो संघर्ष होगा उसे द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन के कारण और कॉन्फ्लिक्ट के कारण व्यक्ति मनोवैज्ञानिक दबाव का अनुभव करता है। जिन आंतरिक दबावों की बात हमने की, वो आंतरिक दबाव या इंटरनल प्रेशर्स व्यक्ति की अवास्तविक प्रत्याशाओं यानी व्यक्ति की खुद से अवास्तविक उम्मीद तथा उन लक्ष्यों के कारण जो कि उसकी योग्यताओं से कहीं परे होते हैं। यानी व्यक्ति अपनी योग्यताओं से कहीं ऊंचे लक्ष्य बना लेता है। तो इस तरह के अवास्तविक लक्ष्य और प्रत्याशाएं व्यक्ति में दबाव उत्पन्न करती हैं। सामाजिक दबाव समाज के उन व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं जो कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मांग थोप देते हैं, यानी हमसे बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। मान लीजिए आप 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपकी योग्यता 60% मार्क्स लाने की है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपसे ये डिमांड करते हैं कि आपके 80% से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। तो इस तरह की डिमांड से आप दबाव में आ जाएंगे। सामाजिक दबाव उस समय और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब आपको इसी तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। इसी तरह के लोग यानी वे लोग जो आपसे बहुत ज्यादा डिमांड्स रखते हैं, करते हैं। ये जो सामाजिक दबाव होते हैं ये एक्सटर्नल होते हैं, पर ये तब उत्पन्न होते हैं जब हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सामाजिक दबाव के कुछ उदाहरण जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना या किसी का बीमार हो जाना, इसके अलावा फैमिली में रिलेशंस का तनावपूर्ण होना या पास पड़ोस में रहने वाले लोगों से विभिन्न प्रकार की परेशानियां होना, ये सभी सामाजिक दबाव के कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो सोशल प्रेशर है यानी सामाजिक दबाव वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति छुट्टी वाले दिन अपने घर पर रहना चाहता है, लेकिन उसके फैमिली वाले या उसके फ्रेंड्स उसे पार्टी में ले जाना चाहते हैं, तो पार्टी में जाना उसके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। इसी तरह से कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक मिलनसार हो यानी दूसरों से मिलना जुलना उसे पसंद हो, एक्सट्रोवर्ट हो और वो पार्टी में जाना चाहता है, लेकिन उसे घर पे रहना पड़ सकता है। जैसे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना है या किसी और वजह से वो घर से बाहर नहीं जा सकता, तो उसके लिए घर पर रहना भी स्ट्रेसफुल हो सकता है। दबाव के स्रोत यानी वो सोर्सेज, वो स्रोत जिनकी वजह से दबाव उत्पन्न हो रहा है। इन दबाव के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है: जीवन की घटनाएं, परेशान करने वाली घटनाएं और अभिघातक घटनाएं। बात करते हैं जीवन घटनाओं की। हर व्यक्ति के जीवन में छोटी बड़ी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो कि उनकी लाइफ में चेंज ले आती हैं यानी परिवर्तन लाती हैं। ये घटनाएं एकाएक भी उत्पन्न हो सकती हैं और धीरे धीरे भी घट सकती हैं। जीवन की ये घटनाएं दबावपूर्ण हो सकती हैं क्योंकि ये व्यक्ति के डेली लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं, उनमें बाधा उत्पन्न करती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी के परिवार में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और वो 2 महीने से हॉस्पिटलाइज है या घर पर ही बिस्तर पर है। तो जीवन की ये एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका डेली लाइफ डिस्टर्ब होता है, प्रभावित होता है। तो इसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। जीवन की ये घटनाएं योजनाबद्ध भी हो सकती हैं यानी प्लानिंग के तहत भी आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपने घर को चेंज करता है तो वो प्लानिंग करके चेंज करता है, योजना बनाकर चेंज करता है, लेकिन ये भी एक परिवर्तन है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। इसके अलावा ये घटनाएं अचानक से हो सकती हैं यानी उनका पहले से आपको अनुमान ना हो। जैसे किसी लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते का टूट जाना। परेशान करने वाली घटनाएं, इस तरह की घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जो कि दैनिक जीवन में प्रतिदिन घटती रहती हैं। जैसे शोरगुल वाला वातावरण, ऑफिस या स्कूल के लिए हर दिन आना जाना, या बहुत सारे लोग जॉब के लिए दूसरी सिटीज में भी अप डाउन करते हैं, पड़ोसियों का झगड़ालू होना या बिजली पानी की कमी, या जब आपको जरूरत हो उस समय लाइट का चले जाना या घर में पानी का ना होना। इसके अलावा बहुत ज्यादा ट्रैफिक होना,
या समटाइम्स ट्रैफिक जैम हो जाना। एक हाउसवाइफ को अपनी लाइफ में इस तरह की बहुत सारी परेशान करने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जॉब्स में भी लोगों को इस तरह की परेशान करने वाली घटनाओं का लगातार सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम तब होती है जब व्यक्ति घटनाओं का सामना अकेले करता है, यानी व्यक्ति इस तरह की घटनाओं का सामना कर रहा होता है जो उसे परेशान करती हैं और बाहर के लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। दबाव का तीसरा स्रोत है अभिघातक घटनाएं। अभिघातक घटनाएं यानी वो घटनाएं जो कि दर्दनाक हो सकती हैं, खतरनाक, डरावनी या चौंकाने वाली हो सकती हैं। इसके अंतर्गत गंभीर घटनाएं आती हैं जैसे आग लग जाना, रेल, ट्रेन या रोड एक्सीडेंट, लूट यानी रॉबरी। इसके अलावा भूकंप, सुनामी गंभीर घटनाओं के अंतर्गत आते हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनका असर लंबे समय तक व्यक्ति के ऊपर दिखाई देता है और कभी कभी इनका प्रभाव एंजाइटी, अतीत अवलोकन यानी फ्लैशबैक, इसके अलावा ड्रीम्स और अंतर्वेदी विचार। अंतर्वेदी विचार यानी वो विचार जिनकी वजह से व्यक्ति में डर, चिंता, भय, बेचैनी आदि बनी रहती है। तो जो अभिघातक घटनाएं होती हैं उनका प्रभाव एंजाइटी के रूप में, फ्लैशबैक के रूप में, यानी व्यक्ति वापस से वो सारी चीजें सोचता है, देखता है। इसके अलावा सपनों में यानी उसको इन सारी चीजों के सपने आते हैं और अंतर्वेदी विचारों के रूप में अभिघातक घटनाएं लगातार बनी रहती हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।